तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास 10th का फिजिक्स। ठीक है, हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इस क्लास को, और जिसमें हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मतलब साइंस में हम तीनों पढ़ लेंगे और मैथ पढ़ लेंगे और इंग्लिश पढ़ लेंगे। सभी चीज़ की कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम बेसिक से लेके आपका जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं क्लियर करते हुए चलेंगे। और अगर इसको आप डेली देखते हैं, हर वीडियो को लगातार देखते हैं, तो गारंटी है कि आप बहुत बेहतर नंबर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो इसका है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ध्यान से आप लोग देखिएगा और देखिए, इसका आनंद लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात ये आता है कि प्रकाश क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं। देखिए, प्रकाश लिखा है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, फिजिक्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है प्रकाश। प्रकाश क्या है, तो हम लोग ये समझते हैं सबसे पहले प्रकाश क्या है, क्योंकि प्रकाश के बारे में और दर्पण के बारे में यहाँ पे बात कहा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक सामान्य रूप है। प्रकाश जो है ऊर्जा का एक सामान्य रूप है जो वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हमको कोई भी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अगर कोई प्रकाश अगर नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो हमको कोई भी वस्तु दिखाई ही नहीं देगा। सीधी सिंपल बात। ठीक है, फिर देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। तो प्रकाश है क्या, एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। अब बात ये आता है कि इस हम प्रकाश का हम अध्ययन कहाँ करेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके जिसमें प्रकाश ऊर्जा या प्रकाशमिति ऊर्जा को मापा जाता है, प्रकाशमिति कहलाता है। मतलब विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की जिस शाखा में हम प्रकाश ऊर्जा का या प्रकाशमिति ऊर्जा को मापते हैं, वह क्या कहलाएगा, प्रकाशमिति कहलाता है। ठीक है, ये हो गया प्रकाश के बारे में छोटा सा नॉलेज, थोड़ा सा नॉलेज। अब आगे हम चलते हैं। लिखा है यहाँ पे प्रकाश की चाल, क्योंकि जो प्रकाश है ये अलग अलग माध्यम में इसका चाल जो होता है अलग अलग होता है। तो देखते हैं, जो प्रकाश की चाल है इसका माध्यम इधर दिया गया है और यहाँ पे उसकी चाल दिया है मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए, अगर निर्वात की बात कर लें, निर्वात का मतलब जहाँ पे पानी नहीं, सॉरी, जहाँ पे वायु नहीं है या हवा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल निर्वात में। फिर उससे कम होता है पानी में, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, निर्वात में। पानी में प्रकाश की चाल कितना है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर उससे कम होता है तारपीन के तेल में, जिसमें लिखा है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में जो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो नायलॉन है इसमें भी 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। देखिए, यहाँ पे जो प्रकाश की चाल है अलग अलग माध्यम में अलग अलग हो रहा है। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ पे है, निर्वात में, और सबसे कम कहाँ पे है, रॉक सॉल्ट में और नायलॉन में। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है आपके ऑप्शन में पूछ सकता है। यहाँ पे निर्वात का, पानी का तो जरूर पूछेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, हम प्रकाश के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन कर लिए, समझ लिए क्या होता है प्रकाश। अब ये दर्पण के बारे में हम समझते हैं कि दर्पण क्या है, लेकिन दर्पण कैसा, गोलीय दर्पण, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का सॉरी परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, तो लिखा गया है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर एक कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग है। देखिए, एक कांच का एक खोखला गोला है। ठीक है, अगर आप इसको बीच से काट देंगे ऐसे, तो इसके दो तल हो जाएंगे, दो भाग हो जाएंगे। तो यही बात लिखा है कि कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग है जिसके दो तल होते हैं। एक तल पर पारा या लाल ऑक्साइड का कलई की जाती है, मतलब पेंट की जाती है, जिससे दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, एक मान लीजिए खोखला गोला है, अगर इसको हम जब नहीं काटे रहेंगे तो बाहर से छू सकते हैं, अंदर से नहीं छू सकते हैं।
लेकिन जब इसको हम काट देंगे ऐसे बीचों बीच, तो हम इसको अंदर से भी छू सकते हैं, जैसे है काटा गया मान लीजिए, तो इसको हम बाहर से तो छू ही करेंगे, अंदर से भी छू सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके दो तल हो जाएंगे। अगर हम इसके बाहर वाले तल पे पेंट कर देंगे, है ना, पर या अलग साइड से पेंट कर देंगे, तो जो अंदर वाला भाग है ये परावर्तक तल बन जाएगा। अगर प्रकाश इस पे आएगा तो टकरा के इधर चला जाएगा, ठीक। इस प्रकार से तो इसके दो तल हो जाएंगे। अब बात ये आता है कि अगर हम बाहर पे पेंट करेंगे तो कौन सा दर्पण कहलाएगा, और अगर हम इसके अंदर वाले भाग पे पेंट कर दें तो कौन सा दर्पण कहलाएगा। मान लीजिए इसके हम अंदर वाले भाग पे पेंट कर दिए तो क्या होगा, तब परावर्तन उभरे तल से होगा, यहाँ से परावर्तन होगा, तो कौन सा दर्पण कहलाएगा। तो देखिए, तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, ठीक है। क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का। देखिए, सबसे पहला अपना गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक हो जाएगा उत्तल दर्पण जिनको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा हो जाएगा अवतल दर्पण जिनको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। देखिए, उत्तल दर्पण क्या है, जो कि अभी हम बता चुके हैं आप लोग को क्या होता है। जैसे कह रहे थे ना कि कांच का खोखले गोले का काटा गया भाग है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, अगर हम जो पारा या लाल ऑक्साइड का जो कलई है, पेंट है, इस दर्पण के दबे हुए तल पे हम पेंट कर रहे हैं, तो जो परावर्तन होगा उभरे वाले भाग से होगा। अगर प्रकाश इस पे आएगा तो टकरा के वापस चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अगर प्रकाश का परावर्तन उभरे तल से हो रहा है, देखिए उभरा है ना, उभरे तल से प्रकाश का परावर्तन होगा तो इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। परिभाषा लिखा गया है, ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन उभरे तल से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। ये बात हम समझना चाहते थे। तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो रहा है, उभरे तल से हो रहा है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे नीचे चित्र भी बना है, इसका हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए, यहाँ पे देखिए प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन देखिए इसमें, पहले इसमें देख लीजिए, इसमें परावर्तन कहाँ से हो रहा है, उभरा तल यहाँ पे ऊपर वाला भाग है, तो यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ये परावर्तक तल बन जाएगा। अगर इसमें प्रकाश आएगा तो टकरा कैसे चला जाएगा। तो अगर उभरे तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उत्तल दर्पण, और अगर प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है, देखिए इसमें हम बाहर यानी उभरे वाले तल पे पेंट किए हैं, तो परावर्तक तल कौन सा है, दबा हुआ है हिस्सा, इस पे प्रकाश आएगा टकरा के चला जाएगा। तो ये हो गया अपना अवतल दर्पण। आप कह सकते हैं यदि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो तो वह अवतल दर्पण कहलाएगा, ठीक। यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए, लिखा गया है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक। इस प्रकार से हम समझ गए कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। अब हम ये समझेंगे कि गोलीय दर्पण क्या से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, क्या क्या है इसमें परिभाषाएं बनती है, जो कि हमारा इसमें सवाल जो बनेंगे वो भी हल होगा इससे। तो क्या क्या है परिभाषाएं, देखिए, कोई भी गोलीय दर्पण है उसमें एक ध्रुव पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एक ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे चाहे उत्तल दर्पण की बात करें चाहे अवतल दर्पण की बात करें, यहाँ पे जो बना हुआ है ये वाला चित्र, ये है उत्तल दर्पण है। अगर हम अवतल दर्पण बनाएं तो हम परावर्तन कहाँ से कराएंगे, दबे हुए तल से। इस प्रकार से देख सकते हैं, करा किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे पी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या था, परावर्तक तल था, तो ये परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु है यहाँ पे, उसी को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं और पी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए इसकी जो लंबाई था अगर 5 सेमी था, मान लीजिए 5 सेमी था, तो इसका जो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा 2.5 सेमी होगा, तो ये 2.5 सेमी पे इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव बन जाएगा, ठीक। इस प्रकार से चाहे वो उत्तल दर्पण रहे चाहे अवतल दर्पण रहे, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब अब जो है गोलीय दर्पण में एक वक्रता केंद्र के नाम से एक चीज आएगा, तो हम वक्रता केंद्र क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, वक्रता केंद्र को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें परिभाषा क्या है, कोई भी गोलीय दर्पण
जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है, पहले पूरा खोखला गोला ऐसे रहा होगा, पूरा ऐसे रहा होगा। जब बीच से हम यहाँ से काट दिए ऐसे करके तो ये वाला तो गायब हो गया, इधर वाला क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक, यहाँ तक पहले पूरा था तो इसका केंद्र यहाँ था, ठीक है, जब काटने से पहले। तो जब काटने के बाद भी वही केंद्र होगा। तो कह रहा है कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। यानी कटने से पहले जो केंद्र था वही उसका कटने के बाद भी वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पढ़ लिए वक्रता केंद्र क्या है। अब अगले में देखेंगे हम वक्रता त्रिज्या क्या है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है, कह रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल r अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या था, अपना यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक परावर्तक तल था। परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है ये कहलाता है ध्रुव और यहाँ पे वक्रता केंद्र C है। तो ध्रुव और C यानी वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। स्मॉल r अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, सीधे सिंपल बात कि दर्पण का जो ध्रुव P है और जो वक्रता केंद्र C है इनके जो बीच की जो दूरी है वही क्या है, स्मॉल r यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष देखिए क्या है, मुख्य अक्ष को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कह रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। देखिए यहाँ पे जो अपना यहाँ से लेके यहाँ तक का परावर्तक तल था और यह बना हुआ है उत्तल दर्पण। तो कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे सीधे कह सकते हो कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा को क्या बोलेंगे, एक सीधी रेखा को बोलेंगे मुख्य अक्ष। ऐसे सीधी रेखा। ठीक, सीधे सिंपल बात। अब हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस क्या है। देखिए मुख्य फोकस क्या है, तो ऐसे में याद इसको कर लेंगे। देखिए मुख्य फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस। कह रहा है कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओ हाँ, देखिए मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अवतल दर्पण में जाती है और उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है, वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। देखिए लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है यानी अवतल दर्पण में जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है किसमें, उत्तल दर्पण में, वह बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। इसे कैपिटल या अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। देखिए ये अपना है अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। अब मान लीजिए इस ये है अपना क्या है, मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर देखिए प्रकाश किरण आ रहा है, आने के बाद यहाँ पे जब टकराएगा परावर्तक तल से तो ये तो उधर चला जाएगा। लेकिन अगर इसको हम आगे बढ़ाएं ऐसे ऐसे करके तो देखिए मुख्य अक्ष को किस बिंदु पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है और यहीं पे इसका क्या है, मुख्य फोकस है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगा मुख्य फोकस कहलाएगा। इसमें जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण है। यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण है तो सबसे पहले देखिए अपना मुख्य अक्ष हो गया क्योंकि ध्रुव और यहाँ केंद्र से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। तो प्रकाश किरण देखिए यहाँ पे आपतित हो रही है और दर्पण के परावर्तक तल यहाँ पे है, उससे परावर्तन हो रहा है। परावर्तन के पश्चात देखिए मुख्य अक्ष के किस बिंदु से जा रहा है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगा मुख्य फोकस कहलाएगा। यही देखिए यहाँ पे बिंदु क्या है, ये वाला ये बिंदु हो गया मुख्य फोकस। ठीक है, कैपिटल एफ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो यह भी आपका क्लियर हो चुका है। अब देखेंगे फोकस दूरी क्या है। देखिए मुख्य फोकस क्या है, फोकल लेंथ बोलते हैं अंग्रेजी में, सॉरी मुख्य फोकस दूरी है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी
फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अपना चित्र बना हुआ है ये है अवतल दर्पण। यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना हो गया मुख्य फोकस वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव, और यहाँ से एक सीधी रेखा जो है ये अपना हो गया मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि दर्पण का जो मुख्य फोकस एफ है और ध्रुव पी है, इनके बीच की दूरी क्या कराई, फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी यहाँ है, और उनके बीच में क्या है, मुख्य फोकस है ऐसे। तो हम क्या परिभाषा बोल रहे हैं, दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गया दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। अब देखें दर्पण का द्वारक क्या है। दर्पण का द्वारक, देखिए दर्पण का द्वारक बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 और M2 अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का द्वारक, द्वारक कहने का मतलब द्वार कह सकते हो, द्वार। जहां तक प्रकाश किरणें क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। देखिए ऐसे ऐसे करके बना है, यहाँ पे देखिए चित्र बना है M1 और यहाँ से M2। जहां तक इसमें कलई किया गया है वहां तक के भाग को प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, दर्पण परावर्तित कर देगा। ऐसे आएगा तो इधर टकरा के से वापस चला जाएगा। अगर यहाँ से ऐसे गुजरेगा या यहाँ से गुजरेगा तो उससे नहीं टकराएगा, ना तो परावर्तित होगा। तो जहाँ से टकरा रहा है वहाँ तक क्या है, परावर्तक तल हो गया। ठीक है, तो परावर्तक तल की जो लंबाई है उसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, आई थिंक आप लोग को पूरे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक हो चुका है इसलिए यहाँ पे हम इसको आपके लिए लेकर आए हैं। अच्छे समझ में आया है। इसके आगे हम चलेंगे, कुछ परिभाषाएं तो खत्म ही हो गया पूरा। अब इसके बाद में इसके जो प्रतिबिंब बनने के रूल हैं, ठीक है, रूल पढ़ेंगे और कुछ प्रतिबिंब को बनाएंगे, फिर इससे संबंधित सवाल भी करवाएंगे। ठीक, पूरा बोर्ड एग्जाम आपका समझिए पूरा कंप्लीट तरीके से तैयार हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, और इस चैनल पे हम देख रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इनके भी वीडियो डेली पढ़ने लगेंगे। ठीक, आप इसको तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।